गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अध्याय 12 नरेश मेहता। कवि नरेश मेहता के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल की कक्षा में हमने इनकी एक कविता और इनका जीवन परिचय है वो देख लिया था। जीवन परिचय के साथ साथ हमने इनकी एक कविता किरण धेनुए उसका अध्ययन है वो कल की कक्षा में कर लिया था। आज की कक्षा में इनकी बची हुई 2 कविताएं हैं जो छोटी छोटी कविताएं हैं। उन कविताओं का अध्ययन और साथ में प्रश्नोत्तर है वो देखेंगे। विडंबना और एक बोध पढ़ते हैं हम कविताएं। विडंबना और एक बोध। विडंबना जो कविता है उसमें देखिए मानव मन का तार्किक और वस्तुनिष्ठ जो विश्लेषण है वो किया गया है कि मानव मन है उसका तार्किक वो तर्क मन है वो सभी जानते हैं कि बड़ा चंचल होता है। विभिन्न तर्क वितर्क करने में वो आगे रहता है। एक बात को कभी सोचता है कभी दूसरी बात को सोचता है। तो मन है वो बड़ा तर्क वितर्क करने में माहिर होता है और उसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना अर्थात वो अलग बात हो जाती है। तो कवि होते हैं वो तिलिस्म पक्षी के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि यथार्थ में रहते हुए भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ वो सत्य तक पहुंचना चाहिए। तर्क वितर्क करना अच्छी बात है लेकिन तर्कों के आधार पर या भ्रम की स्थिति में है किसी बात को सत्य नहीं मान लेना चाहिए। किसी बात की खोज करके हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उसकी खोज करके उसका विश्लेषण करने के बाद ही उस सत्य तक है वो पहुंचना चाहिए। उस सत्य को स्वीकार है वो करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से है वो कहना चाहते हैं यदि भ्रम की स्थिति में रहते हुए हम गलत तर्कों के सहारे है वो किसी बात को महत्व दे देते हैं तो वो आगे जाके उसके अच्छे परिणाम है वो नहीं निकलते हैं। मानव के हित में है वो परिणाम नहीं होते हैं और कभी भी सत्य है वो कभी भी सामने नहीं आ पाता है। दूसरी जो कविता है इनकी एक बोध कविता है। उसमें आधुनिकता और प्राचीन संस्कारों के बीच है मनुष्य है वो किस तरह की स्थिति में जीवन जीता है। वो अपने आधुनिकता में जीना भी चाहता है। आधुनिक जो मशीनी युग है उसके साथ भी अपना जीवन यापन करना चाहता है। साथ में जो प्राचीन उसके संस्कार है परंपराएं हैं रीतियां हैं उनको भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। उनकी छाप भी अपने साथ लेकर चलना चाहता है। तो इस प्रकार से उसका जीवन है वो त्रिशंकु की भांति हो जाता है लटके हुए की भांति है वो हो जाता है। मशीन युग में प्राचीन परंपराओं में संस्कारों युक्त मानव जब जुड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ छूटा हुआ सा कुछ उसका पीछे छूटा हुआ सा कुछ टूटा हुआ सा महसूस करता है कि मशीनी युग में भी जुड़ना चाहता है। आधुनिकता का जीवन भी जीना चाहता है। साथ ही अपने जो प्राचीन संस्कार है अगर वो उन्हें छोड़ता है तो उसे हर पल ये लगता रहता है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ मेरा कुछ पीछे है वो छूट गया है कुछ टूटा हुआ सा महसूस करता है। इस अधूरेपन का एहसास होता है। वह मानव के लिए एक भयावह समस्या है कि मानो इस तथा कथित आधुनिकता का अपनाने की फेर में कहीं बीच रास्ते में भटक कर अपना अस्तित्व ही नष्ट न कर दे। तो इस प्रकार एक संदेश भी दिया गया है कि हमें किस तरह से है अपना जीवन यापन है वो करना चाहिए। हम आधुनिकता को भी साथ लेकर चलते हैं और प्राचीन जो अपने संस्कार है उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो हमें इन दोनों के बीच है वही सही तालमेल सही सामंजस्य बिठाकर है वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो पहले हम विडंबना कविता है इसका देख लेते हैं कि सत्य की शोध में मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा सूर्य और वह जाने किन आकाशों से टूटकर लौट आया। कवि मेहता जी कहते हैं नरेश मेहता जी कहते हैं कि सत्य की खोज में यानी इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है इस संसार का जो यथार्थ सत्य क्या है इसकी तलाश में शोध ये नहीं होता तलाश में खोज में मैंने अपनी ओर से इस सत्य का पता लगाने के लिए किसको भेजा संपाति का नाम आपने सुना होगा। रामायण से जुड़ा हुआ ये एक नाम है संपाति। गरुड़ जी का पुत्र था और जटायु का भाई था संपाति। तो गरुड़ अपनी दूरदृष्टि के लिए है वो जाना चाहता है। दूर तक देखने की उसकी क्षमता होती है बहुत दूर आकाश में देखने की उसकी क्षमता है। तो इस आधार पर कहते हैं कवि कि मैंने इस सत्य की खोज में अपने एक संपाति पक्षी यानी एक पक्षी विशेष के लिए आता है यहाँ तो उसको है वो सत्य का जांच करने के लिए सत्य की खोज करने के लिए सत्य का अन्वेषण करने के लिए कि इस संसार का यथार्थ शक्ति क्या है इसकी वास्तविक सत्ता क्या है ये जानने के लिए उसे भेजा। और वो पक्षी है वो किस ओर उड़कर जाता है सूर्य की ओर जाता है पूर्व दिशा की ओर है वो जाता है। और पूर्व दिशा के जाते हुए न जाने किन किन आकाशों में यानी ब्रह्मांड के किन किन नक्षत्रों के साथ वो घूमता हुआ है वो अपना चक्कर लगाकर है वो वापस आता है। टूट कर लौट आया टूटकर यानी टूटकर बिखर कर निराश होकर हताश होकर है वो वापस आ जाता है। उसे विनेत्र देकर मैंने कहा सत्य आग्ने है। कवि कहते हैं कि उसे
मैंने विनेत्र, विनेत्र यानी होता है बिना नेत्र, बिना दृष्टि के, अर्थात दृष्टिहीन होकर वो लौट के आया, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, दृष्टिहीन होकर लौट के आता है। और उसे देखकर मैंने कहा कि सत्य, जिस सत्य की खोज में, जिस सत्य का अन्वेषण करने के लिए, जिस सत्य की तलाश के लिए मैंने संपाति को भेजा था और ये विनेत्र होकर आया है, अर्थात इसकी आंखों की रोशनी चली गई है, अर्थात सत्य है वो क्या, अग्नि स्वरूप है। अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि से निर्मित है, अग्नि से निर्मित होने के कारण ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई, इतना अधिक प्रकाश में, इतना अधिक होने के कारण इसकी विनेत्र हो गया है, ये नेत्रहीन हो गया है। तो क्या सत्य है वो अग्नि है, अग्नि तत्व से निर्मित है, सत्य है वो इस संसार की जो सत्ता है, इस संसार की वास्तविकता है, यथार्थता है, क्या वो अग्नि से निर्मित है, अग्नि तत्व से निर्मित है, ये सोच रहे हैं। उसे झुलसे देख मैंने कहा सत्य तेजस है, उसके जो पंख थे वो झुलस जाते हैं, एक ताप के कारण है वो झुलस जाते हैं। तो तेजस यानी होता है तेज स्वरूप। तो कहते हैं क्या इस संसार का जो यथार्थता है, सत्यता है, क्या वो तेज स्वरूप है। तो इस संसार है या तो वो क्या है, अग्नि तत्व से निर्मित है, या फिर वो क्या है, तेजस है, यानी तेज स्वरूप है ये संसार है। उसे लौटे देख मैंने कहा सत्य अप्राप्य है। और जब वो टूट कर लौट आता है, हताश होकर लौट के आता है, खाली हाथ लौट के आ जाता है, निराश होकर लौटता है, तो कवि मेहता जी कहते हैं कि मुझे ये भान हुआ कि वास्तव में इस संसार की जो सत्यता है, इस यथार्थता है, इसको कोई नहीं जान सकता है, अर्थात अप्राप्य यानी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी संसार की वास्तविकता है उसे नहीं जाना जा सकता, इसका आदि आरंभ है वो नहीं पता, इसका आदि अंत है उसका नहीं पता, कि ये कब शुरू हुआ कब इसका अंत होगा, कुछ पता नहीं है। कुछ इस सत्य को से हम इस सत्य को नहीं जान सकते, अप्राप्य है, यानी कि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त न करने योग्य, यानी सत्य उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मैंने इस जो मेरा भ्रम था वो टूट जाता है। लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं, मुझे ऋषि का। और जब ये ज्ञान कि संसार में, कहते हैं कवि मेहता जी कहते हैं कि मैंने पहले संसार के जो सत्यता थी, यथार्थ था, उसे क्या माना, आग्नेय माना, यानी अग्नि तत्व से निर्मित माना। फिर मैंने देखा कि वो झुलसा हुआ था, तो अर्थात इस संसार की वास्तविकता है, यथार्थ है, वो क्या है, तेजस है, तेज स्वरूप है। फिर मैंने देखा कि तेज स्वरूप भी नहीं है, तो फिर उसे कहते हैं कि मैंने एक ये अंदाजा निकाला कि सत्य है वो क्या है, अप्राप्य, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब ये मैंने ज्ञान है वो संसार के सामने रखा, तो संसार के जो लोग थे, जो विद्वजन थे, उन्होंने मुझे क्या माना, ऋषि मान लिया, अर्थात ये अलौकिक ज्ञान की बातें बताने के कारण संपाति को नहीं, संपाति इसे खोज करके आया, इस सत्य का अन्वेषण करके आया था, लेकिन इस संसार ने संपाति को नहीं बल्कि मुझे क्या माना, मुझे ऋषि मान लिया, ज्ञान युक्त ऋषि है वो, ज्ञानी ऋषि है वो, मुझे मान लिया, संसार ने मुझे ज्ञानी की संज्ञा है वो दे दिए। तो इस प्रकार से कवि मेहता जी कहना चाहते हैं कि हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं, वो भ्रम की स्थिति में रहकर गलत तर्क, यदि कहते हैं कि मैं उसे अपने तर्क को ही साबित कर देता कि ये संसार तो अग्नि स्वरूप है, या ऐसे कह देता कि ये संसार है वो तो अग्नि तत्व से निर्मित है, या कह देता था कि ये संसार है वो तेजस है, तेज स्वरूप है, तो मेरे जो तर्क थे वो आगे जाकर गलत साबित है वो होते हैं। अर्थात मैं गलत तर्कों का सहारा लेकर अगर संसार के सामने ये वास्तविकता रख देता हूँ तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता, आगे जाकर इसके दुष्परिणाम है वो निकल कर आते। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें भ्रम की स्थिति में कभी नहीं जीना चाहिए, हमें अपने ही तर्कों को ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। भ्रम की स्थिति में रहते हो हम, यदि गलत तर्कों का सहारा लेते हैं और उसी तर्क को हम सब कुछ मानकर है वो लोगों के सामने रख देते हैं, तो उसके भयानक परिणाम है वो निकल के आते हैं जो मानव सृष्टि के लिए हितकारी नहीं होते। इसलिए अपने कभी भी अपने तर्क रखो तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि वास्तव में इस संसार की सत्ता क्या है, इसका सत्य क्या है, यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है। तो ये सब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माध्यम बनाकर उसको ध्यान में रखकर ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। अब अगली कविता देखते हैं, एक बोध कविता है। उसमें वो कहते हैं कि कविता कहते हैं कि ये संसार में जो वर्तमान जीवन जो जी रहे हैं मनुष्य, वो आधुनिकता, मशीनी युग का जीवन जी रहे हैं। मशीनी युग आ रहा है, धीरे धीरे मशीनी युग बढ़ता ही जा रहा है और आधुनिकता की
में जीने की जो चाह है, जो ललक है, वो प्रत्येक व्यक्ति में देखी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति क्या है, अपने जो प्राचीन परंपराएं हैं, अपने संस्कार है, अपनी संस्कृति है, इसको भी नहीं त्यागना चाहता है, उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहता है। तो ये दोहरा जीवन जो जीना चाह रहा है, उसमें वो असमंजस की स्थिति में पड़ा रहता है। उसकी स्थिति है वो त्रिशंकु की भांति हो गई है। एक बैसाखी के सहारे चलने वाले पंखु की तरह उसका जीवन है वो हो गया। तो इन सब से हम कैसे अपने जीवन में इन दोनों का सामंजस्य बिठाकर है वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, वही कहना चाहते हैं कि अब मिहिर सिर आ गया। वर्तमान समय में देखिए पूंजीवादी संकट है वो सभी के ऊपर है, वो मंडरा रहा है। पूंजीवादी संकट है, एक तरफ व्यक्ति है वो पूंजीवादी वर्ग इस समाज में है, दो प्रकार के वर्ग बन गए हैं, एक पूंजीवादी हो जाता है, एक अपने मजदूर वर्ग हो जाता है। पूंजीवादी होते हैं जो अपने से निम्न वर्ग का शोषण करता है, अत्याचार करता है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है वो फैला हुआ है। तो इस ऐसे में मनुष्य है वो अपना जीवन का तालमेल है वो कैसे बिठाए कि अब मिहिर सिर आ गया है, तपने लगी है ये रेत। यहाँ देखिए प्रतीकों के माध्यम से है, अपनी लाक्षणिकता के माध्यम से है, कवि कहना चाहते हैं कि मिहिर, मिहिर कहते हैं सूर्य को, कि देखिए सूर्य है वो सिर पर आ गया। अर्थात कहने का मतलब है पूंजीवादी संकट है वो प्रत्येक सिर पर मंडरा रहा है। पूंजीवादी जो संकट है के कारण समस्याओं की झुलस है वो बढ़ गई है, समस्याएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है पूंजीवादी संकट के कारण। तो वही बात कह रहे हैं, मिहिर सिर पे मिहिर सूर्य के लिए आता है। सूर्य कैसा होता है, तपन देने वाला होता है, झुलस बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ मिहिर है वो किसके लिए कहा गया है, पूंजीवादी जो संकट की झुलस है उसके लिए आया है कि देखिए मिहिर सिर आ गया है, तपने लगी है ये रेत। यह रेत से मतलब है कि पूंजीवादी जो संकट है यहाँ इस वसुधा पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर है वो झुलस मंडरा रही है, उससे तपन है वो प्रत्येक व्यक्ति को सहन करनी पड़ रही है। रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छांव में हुआ सूर्योदय हमारा। तो कह रहे कि वो बात पीछे रह गई। जब एक समय ऐसा था कि हम अपने संस्कारों से युक्त जीवन जीना चाहते थे, अपनी संस्कृति को लेकर जीना चाहते थे, किसी प्रकार का कोई संकट है वो नहीं झेलना पड़ता था। लेकिन आधुनिकता के जीवन में हम मशीनी युग में भी जीना चाहते हैं और पूंजीवादी संकट को तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो ये बात कह रहे हैं कि वो कुंतल होते हैं कि केश बाल, कि वो जो एक सूर्य उदय हुआ करता था तो एक तपन देने वाला नहीं होता था। अर्थात संसार में ऐसे भी समय था कि जब है वो संसार में संवर्ग है वो बना हुआ था, समता है वो बनी हुई थी और इस संसार में कोई छोटा बड़ा है वो नहीं था। तो एक समय वैसा था, वो समय पीछे छूट गया। कह रहे कि वो सूर्य जो था तो जिसके कुंतलों की छाया में जब सूर्य उदय हुआ था हमारा, यानी कि अर्थात हम एक ऐसे समानता का जीवन जी रहे थे, वो समय था वो कहाँ रह गया, विगत में रह गया, पीछे रह गया, वो पीछे छूट गया है, रह गया पीछे। कुछ बहुत कुछ छूटा, बहुत कुछ टूटा, हम असंगी सुमन बेसा के सहारे चल रहे। तो यहाँ कवि कहते हैं कि देखिए हम दोहरा जीवन जीना चाहते हैं, अपने प्राचीन संस्कारों को भी नहीं त्यागना चाहते हैं, उन परंपराओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो पहले वाला जीवन भी अपना जीना चाहते हैं और साथ में हम आधुनिकता को भी जीना चाहते हैं। मशीनी युग में भी हम अपने जीवन को सरल सुलभ है वो बनाना चाहते हैं। तो लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे में हमें बहुत कुछ अपना पीछे छूटा हुआ सा लगता है। अब देखिए समय के साथ है वो अपनी कुछ परंपराएं हैं उनको त्याग करना पड़ता है, अपने कुछ नियम रीति रिवाज कानून कायदे हैं उनका भी हमें त्याग है वो करना पड़ता है। तो लेकिन उनका त्याग करते समय मनुष्य के मन में एक जो बेचैनी होती है, एक हताशा, एक निराशा के भाव जो होते हैं, वही कह रहे हैं कि जब हम उन अपनी परंपराओं को जो प्राचीन समय से साथ चली आ रही है उन्हें हम त्यागते हैं, छोड़ते हैं, आने वाली जनरेशन, आने वाली नई पीढ़ी है जब उनका त्याग करती है तो मन में एक ऐसा भाव है वो आता है। वही कहते हैं कि बहुत कुछ छूटा हुआ सा लगता है, बहुत कुछ टूटा हुआ सा हमें महसूस होता है और हम असंगी, यानी कि हमारा कोई साथ नहीं, और ऐसा लगता है कि इस संसार में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, हम असंगी हो गए, हमारा साथी है वो कोई नहीं है। और स्मरण बैसाखी सहारे चल रहे, स्मरण यानी कि यादें, और हमारे पास एक ऐसी बैसाखी होगी, ऐसी एक लकड़ी होगी या कौन सी स्मरण, यानी कि उन परंपराओं, उन रीति रिवाजों, उन अपनी संस्कृति को हम केवल स्मरण करके, याद करके, उसे याद रूपी बैसाखी के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश है वो हमें करते हैं। रेत के पद चिन्ह क्या, और रेत के पद चिन्ह क्या, यही हमारे लिए अनुधावित रहे, इनकी मैत्री क्या। और कवि मेहता जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य है जो दोहरी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, ऐसे में उनके कह रहे हैं कि जो उनके पद चिन्ह अर्थात जो प्राचीन संस्कृति है वो अनुधावित, यानी कि अनुधावित, अनु यानी पीछे और धावित यानी होता है दौड़ना, यानी पीछे पीछे दौड़ना। अनुधावित का मतलब हुआ पीछे पीछे दौड़ना। तो रेत के पद चिन्ह यानी होते हैं पैर के चिन्ह, पैर के निशान, पैरों के निशान बने हुए।
तो वही कहते हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो नियम कानून कायदे हैं, जिन्हें हम साथ लेकर भी चलना चाहते हैं और आधुनिकता का जीवन भी जीना चाहते हैं, तो कहते हैं वो ऐसा लगता है कि मानो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, कि हमारे लिए अनुधावित रहे, कि हम हमारे पीछे पीछे दौड़कर आ रहे हैं। बस शेष क्या रह जाते हैं, उनके पद चिन्ह ही रह जाते हैं, अर्थात केवल हम उन्हें याद करके ही अपना जीवन है वो जी सकते हैं। इनकी मैत्री क्या, जो पीछे छूट गए हैं उनसे मित्रता क्या, कैसी मित्रता। अब हमारे और उनके छूटे विगत के बीच संबंध है तो यह है कि हम प्रजावसित है। प्रजावसित यानी होता है कि सन्यासी होने पर भी गृहस्थ जैसा जीवन जीने वाला। तो कवि मेहता जी कहते हैं कि अब कहते हैं अब जो नई जनरेशन है, नई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो अपने इस आधुनिकता के जीवन को जीना चाहती है, उसके बीच में वो जो पीछे छूटे हुए जो संस्कार है, परंपराएं, रीति रिवाज है, उनके बीच में संबंध केवल अब इतना ही बचा है कि हमारे उस छूटे यानी अतीत के बीच में जो बीता हुआ समय है, अतीत का जो समय हो गया, विगत का जो समय है, उसके बीच में और आज के समय के बीच में हमारे बीच केवल इतना ही संबंध बचा है कि आज हम प्रजावसित है, अर्थात हम सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ जैसा जीवन जी रहे हैं। अर्थात हम एक तरफ तो अपने संस्कारों परंपराओं का ढिंढोरा पीटता नजर आते हैं, दूसरी तरफ हम आधुनिकता के आवरण को ओढ़कर भी चलना चाहते हैं। तो हमारे और विगत और हमारे बीच में आधुनिकता और प्राचीनता के बीच में केवल इतना ही संबंध रह गया है कि हम अपने ही घर में रहते हुए भी कैसा जीवन जी रहे हैं, एक सन्यासी का सा जीवन है वो जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते भाल पर संकोच रहेगा। भाल यानी होता है मस्तक, इस मस्तक को कहते हैं भाल। तो ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, तो कहते हैं कि समय के साथ साथ आने वाली अनेक समस्याओं को साथ लेकर हम चलते हैं, अपने सिर पर उठाकर चलते हैं उनका भार, और हम न कुछ उसी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आ पाते हैं। केवल और केवल हमारे मस्तक पर चिंताएं की रेखाएं हैं, चिंता की लकीरें हैं, वो देखने को मिलती है। संकोच की रेखाएं हैं हमारे भाल पर पड़ी रहती है, और इसके समाधान करने के लिए जो ये समस्याएं हैं, इसका समाधान करने के लिए हम कोई हल नहीं ढूंढना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं देखना चाहते हैं। भाल पर संकोच रेखा विवशता है कंठ में, और हमारा कंठ इतना विवश हो जाता है कि हम अपने कंठ से एक शब्द भी है वो नहीं निकाल पाते हैं। इन समस्याओं का हल निकालने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए, इनसे दूर होने के लिए हमारा कंठ है वो कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, उससे एक आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। अनागत यात्रा यानी भविष्य, अनागत मतलब आने वाली, तो भविष्य के जो आने वाले संकट है, अनागत यात्रा से मतलब यहाँ क्या लिया प्रतीक के माध्यम से कि आने वाले जो संकट है सम्मुख तवे से चल रही, यानी कि आने वाले भविष्य में आने वाली अनेक समस्याओं का सामना मनुष्य को करने पड़ेगा, क्योंकि पूंजीवादी वर्ग या पूंजीवादी जो समय में हम जी रहे हैं, यहाँ आर्थिक रूप से जो शोषण मनुष्य का होता है, तो उस पूंजीवादी वर्ग में जीते हुए, पूंजीवादियों के साथ जीते हुए जो आने वाला भविष्य, इसमें अनेक समस्याएं हैं वो मनुष्य को झेलनी पड़ेगी। तो अनागत यात्रा सम्मुख तवे से तप रही, यानी कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ऐसी अनेक समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा जो तवे के समान तपती हुई हमें दिखाई दे रही है। हम आयु के सत्व अपनी छां भी स्वीकार जिसको है नहीं, और लेकिन कहते हैं कि हम तो उस पीपल के भांति हो गए, उस पीपल अस्तित्व होता है पीपल का वृक्ष, तो हमारा जीवन तो उस पीपल के वृक्ष की भांति हो गया है जो उल्टा जीवन जीना चाहता है। अपनी छां भी जिसको स्वीकार नहीं है, अपने पीपल का वृक्ष अपनी छां को भी स्वीकार नहीं करता है, वैसे ही हम अपनी ही परंपराओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपनी ही परंपराओं को हम त्याग करते हुए है वो चल रहे हैं आधुनिकता का जीवन में, और छोड़ते हुए हमें कुछ छूटा हुआ सा महसूस भी होता है। हमारे मन में एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी ललक भी रहती है कि हमारा बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, हम बहुत कुछ उसे तोड़कर है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या करें, मनुष्य है ही ऐसा कि वो आधुनिकता के जीवन जीने के लिए, मशीनी युग में अपना जीवन सरल सुलभ बनाने के लिए अपने प्राचीन संस्कारों को त्याग कर चल रहा है, और अपनी ही छाया को, अर्थात अपनी ही बनाए परंपराएं हैं, अपनी ही बनाए रीति रिवाज है, उनको भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अर्थात मनुष्य के सामने तो ऐसी दोहरी स्थिति है, ऐसी असमंजस की स्थिति आ गई है कि अब वो किसे छोड़े और किसे ग्रहण करके आगे बढ़े। तो इस प्रकार से भ्रम की स्थिति है वो मनुष्य के साथ है वो चल रही है, और ऐसा त्रिशंकु के भांति अपना जीवन जीने के लिए मनुष्य है वो व्याकुल सा हो रहा है, बेचैन सा हो रहा है, मजबूर सा हो रहा है।
लेकिन देखिए आधुनिकता को तो अपना रहे हैं, कहीं आधुनिकता को अपनाने या मशीनी युग में अपने जीवन को सरल सुलभ बनाने के चक्कर में कहीं मनुष्य जीवन का जो अस्तित्व है वही न खतरे में पड़ जाए, वह न नष्ट हो जाए। कवि इस बात को लेकर मनुष्य मात्र को, इस मानव सृष्टि को है वो सचेत करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको विडंबना और एक बोध कविता है उसका भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर है वो हमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न आता है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किरण देनवे कविता में प्रभात के ग्वाले को मार्ग है वो कौन दिखा रहा है? किरण देनवे कविता कल हमने पढ़ी थी कि मार्ग कौन दिखा रहा है? मार्ग कौन दिखा रहा है? सारस दिखा रहा है। कि जैसा कि आया था कि दिखा रे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना बोली। किस धरती माँ का पथ है वो रास्ता है, किरण रूपी धेनुओं को कौन दिखा रहा है? सारस है, जो अपनी बोल बोल कर है वो दिखा रही हैं। दूसरा प्रश्न है विडंबना कविता में सत्य की खोज के लिए कवि किसे भेजता है? अभी मैंने बात की, अभी चर्चा की, संपाति को भेजता है। संपाति कौन था? गरुड़ का पुत्र था और जटायु का भाई था। यानी कि जगत की जो यथार्थता की खोज के लिए है उसे भेजा जाता है, संपाति को भेजते हैं। तीसरा प्रश्न आता है यहाँ, एक बोध कविता में सिर पर कौन आ गया है? मिहिर। और मिहिर से क्या तात्पर्य है? पूंजीवादी वर्ग के साथ रहते हुए जो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पूंजीवादी वर्ग के साथ रहते हुए संकट के कारण जो मनुष्य की स्थिति हो गया है, समस्याओं की झुलस जो बढ़ रही है, उसी के लिए कहा गया है। किरण देनवे कविता में खेतों और खलिहानों में क्या बरस रहा है? किरण देनवे कविता में हमने पढ़ा था कल कि खेतों में आलोक रूपी दूध है वो बरस रहा है, कि बरस रहा आलोक दूध है खेतों और खलिहानों में, जीवन की नव किरण फूटती मकई के धानों में। बड़ी सुंदर विचारधारा यहाँ नरेश मेहता जी के द्वारा है वो प्रस्तुत की गई है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी होती है? सफ़ेद रंग की होती है, श्वेत कलर की होती है, और दूध है उसका रंग भी कैसा होता है? श्वेत होता है। तो बड़ी ही सुंदर रूपक के माध्यम से इन्होंने बताया था कि सूर्य की किरणें जब खेतों और खलिहानों में पड़ती है तो ऐसे लगता है कि मानो खेतों और खलिहानों में दूध की वर्षा है वो हो रही है। किरण देनवे कविता में शैलों से उतरकर कौन चली आ रही है? कि शैलों से उतरकर चमका अपने स्वर्ण सिंह वे अब शैलों से उतर रही, किसके लिए आ रहा है? जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती है? पर्वतों पर गिरती है, और पर्वतों से ही वो नीचे तलहटी पर आती है, समतल मैदानों में है वो आती है। तो ऐसे लग रहा है कि मानो किरण रूपी जो धेनु है, गाय है, वो पहाड़ों से, शैल मतलब होता है पहाड़, पर्वत के लिए पर्वत का पर्यायवाची है ये, तो शैलों से उतर कर जमीन पर आ रही है, वसुधा पर आ रही है। विडंबना कविता में कवि संपाति को किसकी खोज में भेजता है? तो अभी हमने पढ़ा है, इस जीवन की यथार्थता सत्यता की खोज में भेजता है। विडंबना कविता में संपाति को विनेत्र देकर कवि ने सत्य को क्या माना? अब देखिए विनेत्र होकर लौटा है तो कवि क्या कहते हैं कि सत्य आग्नेय है, अर्थात अग्नि स्वरूप है। ऐसा मान लेते हैं कि ये सृष्टि है ये किससे निर्मित है? अग्नि तत्व से निर्मित है, ऐसा वो मान लेते हैं। तो उसे विडंबना कविता में विनेत्र देकर, नेत्रहीन देकर सत्य को आग्नेय मान लेते हैं। विडंबना एक बोध कविता के अनुसार हमारे लिए अनुधावित क्या रहा? अनुधावित क्या रहा? हमारे प्राचीन जो संस्कार है, हमारी प्राचीन रीति रिवाजें हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति है, नियम कानून कायदे हैं जो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। रेत के पद चिन्ह हैं, अर्थात रेत पर चलते हैं तो हमारे पद चिन्ह है वो पीछे रह जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे पीछे दौड़ रहे हो। तो वही जो प्राचीन संस्कार है, नियमावली है, जो हमने अपने प्राचीन रीति रिवाज नियम है वो बनाए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अनुधावित हो रहे हैं। एक बोध कविता में हम आयु के अस्तित्व को क्या स्वीकारनी है? अपनी छां भी स्वीकारनी है, अर्थात अपने ही द्वारा बनाए गए नियम कानून कायदे हैं, अपने ही द्वारा बनाए गए जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, उन्हीं को भी हम स्वीकार है वो नहीं कर पा रहे हैं। किस चक्कर में? आधुनिकता को अपनाने के चक्कर में, मशीनी युग का सहारा लेकर अपने जीवन को सरल सुलभ बनाने के चक्कर में हम अपने ही नियम कानून कायदे हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न देते हैं, कवि ने सूर्य की तुलना प्रभात के ग्वाले से क्यों की है? देखिए जिस प्रकार एक ग्वाला होता है वो अपनी गायों को लेकर प्रभात के समय में है जंगल की तरफ चला जाता है, वन में है उनको चराने के लिए चला जाता है, उसी प्रकार सूर्य है वो भी सुबह सुबह उदय होता है, उसका उदय होता है, और उसकी जो किरणें हैं उन्हें धेनु के रूप में बताकर कवि कहता है कि वो किरणें जब पर्वतों पर गिरती है, पर्वतों से जब मैदानी भाग में आती है, तो ऐसा लगता है कि मानो वो प्रभात का जो ग्वाला है यानी सूर्य है वो अपनी वहीं बैठा हुआ आम्र छांव में बैठा हुआ, आकाश के आम्र छांव में बैठा हुआ ही इन गायों का संचालन है वो करता है, इन गायों की निगरानी है वो रखता है। इसलिए एक तुलनात्मक रूप से कवि ने सूर्य की तुलना है वो किससे की है? प्रभात के ग्वाले से की है।
किरण धेनु के लिए स्वर्ण सिंह चमका कर शेर से उतरने के बाद कवि क्यों कहता है किरण धेनु, यानी कि गाय, किरण रूपी जो धेनु है, गाय है, वो स्वर्ण सिंह चमका कर। देखिए मैंने कल भी बताया था कि जो सुबह की सूर्य की किरणें होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है, चमकीली होती है, लालिमा युक्त सूर्य होता है तो उसकी किरणें भी कैसी होती है, चमकदार होती है। और जब वो पर्वत पर गिरती है और पर्वत से जब वो मैदानी भाग में आती है तो ऐसे लगता है कि मानो वो किरण रूपी धेनु है, अपने सींगों को, अपने स्वर्ण से मंडित जो सींग है उन्हें चमकाते हुए है वो आ रही है। इसीलिए कवि ने यहाँ क्या कहा है कि किरण धेनु के लिए स्वर्ण सींग चमका कर इस धरती पर आने की बात है, पर्वतों से उतर कर आने की बात है, वो कवि करता है। विडम्बना कविता में कवि सत्य को अप्राप्य क्यों मानता है? क्योंकि जब उसने अपने संपाति को भेजा था, अगर संपाति पक्षी को है वो उस सत्य की खोज के लिए भेजता है तो लेकिन वो खाली हाथ लौट कर आ जाता है, टूटा हुआ आ जाता है, विनेत्र होकर लौटता है, झुलसे हुए स्थिति में आता है। तो इनको देखकर, उसकी दशा को देखकर ऐसा लगता है कि सत्य है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, केवल तर्कों के माध्यम से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साथ में रखकर ही हम सत्य की खोज है वो कर सकते। इसलिए कवि ने कहा है कि सत्य है वो क्या है, अप्राप्य, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और कविता में कवि का प्रजावसित से क्या तात्पर्य है? प्रजावसित से तात्पर्य है कि सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ जीवन, देखिए एक व्यक्ति होता है जो घर गृहस्थी को त्याग कर सन्यासी बन जाता है, तो सन्यासी वही बनता है जो पूर्ण रूप से अपने आप के मोह माया ममता से दूर होकर अपना जीवन है एक सन्यासी की भांति है वन में जाकर बिताता है। लेकिन उसे सन्यासी नहीं कह सकते कि केवल वल्कल वस्त्र धारण कर लेता है और उसका मन है वो गृहस्थ जीवन में रमा रहता है, अपनी गृहस्थी में रमा रहता है, तो उसे सन्यासी। तो आज मनुष्य की स्थिति वैसी हो गई है कि अपने ही द्वारा बनाए गए जो नियम है, अपने ही द्वारा बनाए गए कानून कायदे हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, तो उसी को ही उसको अपना भी रहा है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहता है और आधुनिकता का जीवन भी जीना चाहता है, यानी सन्यासी भी बनना चाहता है, लेकिन गृहस्थ का मोह भी है वो भी नहीं छूट रहा है। तो इसलिए व्यक्ति की स्थिति वो कैसी हो गई है, प्रजावसित की भांति हो गया, अर्थात सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ जैसे जीवन को जीने वाले व्यक्ति के समान उसकी स्थिति है वो हो गई है। कवि को भाल पर संकोच और कंठ में व्यवस्था क्यों दिखाई देती है? कवि पर देखिए भाल पर उसकी चिंताएं की रेखा है, किस प्रकार की कि आने वाला समय है उसे दिखता है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में उसे ऐसी अनेक ऐसी पूंजीवादी समस्याओं का सामना उसे करने पड़ेगा जो तवे की भांति तपती हुई सी दिखाई दे रही है। लेकिन व्यक्ति इतना विवश हो गया है, उसका कंठ इतना अवरुद्ध हो गया है कि वो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए उससे आवाज़ नहीं निकलती, उस समस्याओं का हल करने के लिए वो आवाज़ उठाना नहीं चाहता है, विवश हो गया। आवाज़ उठाते ही उसकी आवाज़ है वो पूंजीपतियों के द्वारा दबा दी जाती है, तो इसलिए वो इतना विवश हो गया, उसका कंठ है वो अवरुद्ध हो गया। यही बात है कवि कहना चाहते हैं। नरेश मेहता प्रकृति के अनुपम चित्रे पाठ्य पुस्तक में दी गई कविताओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए नरेश मेहता प्रकृति का बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन है, सचेतन रूप से वर्णन किया है। प्रकृति का उन्होंने मानवीकरण करके है वो कि किस प्रकार से उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से, बिंब के माध्यम से है वो बड़ी सुंदर कविता है वो किरण धेनुए है वो रचना उनकी की है कि उदयाचल से यानी उदय पूर्व दिशा से किरण रूपी गाय है वो अपने पर्वतों से अपने सींगों को चमकाकर है वो आ रही है। वसुधा है उसे हरी घास लेकर उसे गले मिलने के लिए आतुर रहती है, अर्थात पृथ्वी भी उन किरणों का स्वागत करने के लिए हरी हरी घास लेकर है वो आगे बढ़ती है, उसे गले लगाकर है बड़ी प्रसन्न होती है। खेतों में ऐसा लगता है कि मानो प्रकाश रूपी दूध है वो बरस रहा है, नदियों में ऐसा लगता है कि मानो सोम यानी अमृत है वो किरणों का जैसे ही श्वेत रंग उन पर पड़ता है, जलाशयों पे पड़ता है, सरिताओं में पड़ता है, नदी पे पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि मानो वो किरण रूपी जो धेनु है उनसे दूध है वो उसका दोहन है वो किसके द्वारा है, वो सूर्य के द्वारा है वो किया जा रहा है। और अम्र छाव में, आकाश रूपी अम्र छाव में बैठा हुआ जो सूर्य है वाला है, ऐसा लगता है वो बंसी बजाकर उन्हें किरण रूपी गायों का संचालन है वो कर रहा है। यहाँ आने पर सारस उसका अपनी बोली बोलकर मीठी वाणी के द्वारा स्वागत करते हैं, इस धरती माँ का रास्ता बताते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए बड़ा ही सुंदर सचेतन रूप से प्रकृति को सचेतन रूप में कार्य करते हुए है वो दिखाया गया है। तो ये प्रकृति के अनुपम चित्र है, यानी उन्होंने ऐसे सुंदर प्रतीक लिए है। प्रकृति का ऐसा उनका जो सचेतन रूप है इसका बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हुए कवि नरेश मेहता ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसलिए कवि है वो कैसे हैं,
तो देखिए ये सब सूर्य चंद्रमा, ये प्रकृति, ये सब प्रकृति में ही आते हैं। तो सत्य की खोज के लिए भी है वो संपाति को भेजते हैं, जो अप्राप्य अंत में अप्राप्य महसूस उन्हें होता है। तो इस प्रकार से कविता में उन्होंने बड़े ही सुंदर प्रकृति का एक बारीकी से अध्ययन करते हुए अपनी बात है वो रखी। इसलिए प्रकृति के अनुपम चितेरे हैं वो, इन्हें कहना अतिशोक्ति नहीं होगा। विडंबना कविता में छिपे व्यंग को कविता में दिए गए उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। विडंबना जो कविता थी, कवि कहते हैं कि भाई हमें कोई भी बात है वो अपने तर्कों के आधार पर उसे सत्य नहीं मान लेना चाहिए। सत्य को मानने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर ही सत्य तक पहुंचा जाए। अगर हम किसी भी भ्रम की स्थिति में रहकर अपनी ही बात को अटल कर देते, अपनी ही बात को सत्य कर देते, अपने ही तर्क को ही हम सत्य मान बैठते हैं, तो ये आगे आने वाले मानव सृष्टि के लिए हितकर है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, हितकर कदापि नहीं हो सकता। इसलिए कवि यहाँ व्यंग्य करते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने ही आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने कहे हुए कथन को ही सब कुछ मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, तो उनके लिए व्यंग्य है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा कहे हुए कथन है वो आगे जाकर हानिकारक परिणाम देने वाले होते हैं, दुष्परिणाम देने वाले होते हैं। इसलिए हमें किसी की बात को, तर्क वितर्क को सही मानने से पहले उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अवश्य जान लेना चाहिए। यही संकेत है कवि करना चाहते हैं। एक बोध कविता के अनुसार हमारी स्थिति कैसी हो गई है? एक बोध कविता के अनुसार हमारी स्थिति तो त्रिशंकु की भांति हो गई, उस पीपल के वृक्ष की भांति हो गए जो अपनी भी छाया को स्वीकार नहीं कर पाता है, अर्थात उसका जीवन उल्टा होता है। तो ऐसी स्थिति हमारी हो गई। हम प्राचीन संस्कार है, अपनी नियमावली है, उनको त्यागना भी नहीं चाहते हैं, आधुनिक जीवन भी जीना चाहते हैं। तो ऐसी भ्रम की स्थिति, ऐसी अटकाव वाली स्थिति है वो मनुष्य की हो सकती है। त्रिशंकु लटके हुए की भांति उसकी स्थिति है वो हो गई है। न इस मार्ग पे जाना चाहता है, न इस मार्ग को छोड़ना चाहता है, इस मार्ग पर भी जाना चाहता है, उस मार्ग को भी साथ लेके चलना चाहता है। तो दोनों की में सामंजस्य है वो किस प्रकार से बिठाए? तो ये मनुष्य की अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर उसे, यानी प्राचीन समस्याओं, जो प्राचीन अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको भी साथ लेके चलना है और आने वाले आधुनिकता के जीवन को भी अपने अंदर ढालना है। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाकर ही वो आगे बढ़ सकता है, कवि ये कहना चाहते हैं। पाठ में निम्नलिखित पद्यांशों की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने अभी आपको समझाई है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा में जो बताया गया है, व्याख्याएं हैं, प्रश्नोत्तर है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कल की कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ है हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, शुभ दिन, धन्यवाद।